आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड मैथ का चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड डिज़ाइंस। हिंदी में है आकृतियों का कमाल। मेक ए क्लैपर, इसमें हिंदी में है कि चलिए एक पटाखा बनाते हैं। तो ये एक कागज़ से इन्होंने पटाखा बनाया हुआ है। पूरा मेथड दिया है इन्होंने, 1 से लेकर 6 तक के सारे स्टेप्स दिए हैं। अगर आप लोग चाहो तो इसको बना के खेल सकते हो। वैसे मैंने भी बचपन में ये बनाया है। इसको जब हम लोग बहुत तेज़ी से झटकते हैं तो उसमें काफ़ी तेज़ी से पट पट की आवाज़ आती है। वैसे उतना मज़ेदार नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो बना के ट्राई कर सकते हो इसे। हैव फन विथ शेप्स, कलर द क्लाउन फॉलोइंग द डायरेक्शन गिवन बिलो। इसका मतलब ये है कि नीचे जिस तरीके से आपको कलर करने को दिया गया है, उस तरीके से आपको जो नीचे जोकर दिख रहा है उसको कलर करना होगा। जैसे कि आपको जो ट्राइंगल मतलब त्रिभुज दिख रहे हैं उनमें लाल रंग भरना है। जितने भी रेक्टेंगल दिख रहे हैं उनमें आपको ब्लू रंग भरना है। जितने भी स्क्वायर दिख रहे हैं उसमें आपको येलो कलर भरना होगा। और जितने भी हमारे सर्कल्स हैं उसमें आपको ग्रीन कलर भरना होगा। तो ये मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल कलर कर दिया है। बाकी इसमें बचे हुए जितने हैं वो सब आपको खुद से ही करने होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको मुझे आपको इसी तरीके से करके दिखाना पड़ेगा। तो ये है हमारा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब ये है कि नीचे के जो चित्र दिए हुए हैं उसमें कितने हमारे त्रिभुज हैं। तो चलिए मैं आपको त्रिभुज काउंट करके दिखा देता हूँ। रेड, चलिए यहाँ रेड कलर ले लेते हैं। मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। तो ये हमारा पहला हो गया। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो देखिए ये तो हमारे हो गए 8 त्रिभुज। ठीक है, अब उसके ऊपर मैं थोड़े और काउंट कर देता हूँ। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। तो इसके ऊपर हमारे हो जाएंगे, एक ट्रायंगल हमारा हो गया ये वाला, 9वां ट्रायंगल। इसके बाद एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ये वाला, 10वां ट्रायंगल। फिर एक ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ये वाला, 11वां ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ये वाला, 12वां ट्रायंगल। ठीक है, तो अब तक हमारे टोटल कितने ट्रायंगल हो चुके हैं? अब तक हमारे हो गए हैं टोटल 12, यानी कि 12 ट्रायंगल्स। तो क्या इसमें अब और कोई बचा है? तो और कोई मेरे हिसाब से तो इसमें नहीं, और कोई तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें बचा हुआ है। इधर के ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। जी हाँ, अब उसमें और कोई नहीं बचा है। तो हमारा जो पहला वाला था इसमें 12 ट्रायंगल हैं। इसके बाद के जो हैं दो, बाकी वो आपको उन्हीं तरीके से कर लेना है जैसे कि मैंने आपको ये वाला बताया है। इसमें नीचे अगला क्वेश्चन है, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर्स गिवन बिलो। इसका मतलब ये है कि नीचे हमारे जितने भी चित्र दिए हैं उनमें से आपको सबसे बड़ा रेक्टेंगल ढूंढना होगा। तो ये एक इन्होंने कर दिया है, मतलब आपके लिए एक रेक्टेंगल ढूंढ दिया है। और ये दूसरा वाला मैंने आपके लिए ढूंढ दिया है। जिस तरीके से आपको इन दोनों ही इमेजेस में रेक्टेंगल देखने को मिला है वैसे ही आपको बाकी बचे हुए दोनों इमेजेस में रेक्टेंगल ढूंढ के बनाना होगा। एजेस एंड कॉर्नर्स, एजेस को हम हिंदी में कहते हैं किनारे, और कॉर्नर्स को हम लोग कहते हैं कोने। मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम, मतलब ये है कि मीता और उसके 5 दोस्त एक खेल खेल रहे हैं। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड। इसका मतलब ये है कि जो लड़का है टिंकू, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और कहा गया कि तुम तब तक ताली बजाते रहो जब तक तुम चाहो। वाइल द अदर वुड मूव अराउंड अ टेबल, और जब तक ये लड़का टिंकू ताली बजाएगा उसी समय जो बाकी दोस्त हैं वो टेबल के चारों तरफ चक्कर काट रहे होंगे। द मोमेंट टिंकू स्टॉप्ड क्लैपिंग, वो क्षण जब टिंकू ताली बजाना बंद कर देगा, एवरीबडी वुड स्टॉप वेयर एवर देवर, सभी लोग रुक जाएंगे जहां पर भी वे लोग हैं। द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट द कॉर्नर वुड बी आउट, और वह बच्चा जो कि कॉर्नर मतलब कि किनारे में नहीं होगा वो खेल से बाहर हो जाएगा। देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड, और जो बच्चा खेल से बाहर हुआ है अब वो टिंकू की जगह लेकर मतलब कि आंखों पे पट्टी बांध के ताली बजाएगा और टिंकू गेम के अंदर आ जाएगा। मतलब ये है कि डैन के हिसाब से, जैसे नहीं हम लोग पहले छुपन छुपाई खेलते थे, जो इंसान पहले पकड़ा गया वो डायन बनेगा, मतलब वो अगली बार आके दूसरों को ढूंढेगा। इसी तरीके का गेम है ये। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव, कैन यू टेल हु इज आउट?
इसका मतलब ये है कि ऊपर जो हमारा चित्र दिया हुआ है, क्या आप उसको देखकर ये बता सकते हो कि कौन सा बच्चा आउट है? तो जो बच्चा हमारा आउट है उसका नाम है गुड्डू। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग? मतलब ये कि गुड्डू कहाँ खड़ा हुआ है? तो आप देख सकते हो कि गुड्डू जो टेबल की एज है वहां पर खड़ा है, मतलब किनारे खड़ा है, लेकिन उसको कॉर्नर यानी कि कोने में होना चाहिए। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड ए राउंड टेबल? वाई? इसका मतलब ये है कि क्या यह खेल किसी गोल टेबल के साथ भी खेला जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखिए इस खेल को खेलने के लिए किनारे होना और कोने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोने पे लोग रहेंगे और जो लोग किनारे पे रह जाएंगे वो ही हमारे अगले डैन बनेंगे। लेकिन राउंड टेबल में कोई भी कोना या फिर किनारा नहीं होता है, जिसकी वजह से ये गेम नहीं हो पाएगा। मतलब उसमें किनारे तो होते हैं राउंड टेबल में, लेकिन कोई कोना नहीं होता है, और इस पूरे गेम का जो मोटिव है वो कोने पे ही रहना है। मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एज। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये कि हमारे आसपास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके की जो एज यानी कि किनारे हैं वो एकदम सीधे होते हैं। जैसे कि इन्होंने दे दिया है, किताब है, चेयर है और पतंग है। अदर थिंग्स हैव कर्व एजेस, फॉर एग्जाम्पल, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कि जो मतलब किनारा होता है, जो उनके एज होते हैं वो कर्व्ड यानी कि मुड़े होते हैं। जैसे कि ये पहिया है, इसका कर्व है एज, और ये जो हमारे लेंस मतलब थाली टाइप की दी हुई है, इसका भी एज जो है वो हमारा कर्व मतलब मुड़ा हुआ है। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। इसका मतलब ये कि अपने आसपास देखिए और पता करिए कि कौन सी चीज़ है जिनका कि जो किनारा है वो स्ट्रेट मतलब सीधा है या फिर कर्व यानी कि मुड़ा हुआ है। डू द थिंग्स विद द स्ट्रेट एज हैव कॉर्नर्स? इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जिनका कि जो किनारा है वो मुड़ा हुआ है, क्या उनके कॉर्नर मतलब कि कोने हैं? तो देखिए ज़्यादातर चीज़ें जो कि हमारी स्ट्रेट में होती हैं, मतलब स्ट्रेट एज जिनका कि किनारा सीधा होता है, उन सभी के कोने यानी कि कॉर्नर होते ही होते हैं। डू द थिंग्स विथ कर्व एजेस हैव कॉर्नर्स? इसका मतलब ये है कि जो कर्व एज वाली चीज़ें हैं क्या उनका किनारा हो सकता है? तो देखिए ये चीज़ आपको खुद से सोच के लिखनी होगी, क्योंकि कुछ ऐसे कर्व ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका कि हमें किनारा मिलता है। मान लीजिए कि आपने कैंची देखी है, कैंची की डिज़ाइन आपने देखी होगी। कुछ कुछ कैंचियाँ ऐसी होती हैं जो कि बाहर से थोड़ी सी कर्व होती हैं, मतलब मुड़ी हुई होती हैं, लेकिन उनका जो कॉर्नर है वो होता है, मतलब कि जो किनारा है वो होता है। ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करो जिसके कि सीधे किनारे भी हों और मुड़े हुए भी हों। तो अपने आसपास ढूंढो कोई ऐसी चीज़ है तो इसमें लिख दो। एक्टिविटी टाइम। टेक अ रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर। मतलब कि आपको ऐसे रेक्टेंगल एक पेपर ले लेना है, किसी भी पन्ने या फिर किसी भी कॉपी में से फाड़ लीजिए। काउंट इट कॉर्नर्स, उसके किनारे गिनो, तो उसके किनारे होंगे हमारे 1 2 3 4। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर, अब आपको एक कॉर्नर को फोल्ड कर देना है। हाउ मैनी कॉर्नर डज इट हैव नाउ? और अब उसके कितने सारे कॉर्नर हुए? तो देखिए इसमें हम कॉर्नर के लिए तो कह सकते हैं कि 1 2 3 कॉर्नर है, लेकिन आपको एक चीज़ गौर से ये देखना है कि इन्होंने जिस हिस्से को फोल्ड किया है, इनके फोल्ड करने के कारण उस जगह पे हमारे दो और कॉर्नर बन गए हैं बाहर की तरफ। तो अगर हम इसमें सही तरीके मतलब सही तरीके से देखें तो इसमें अब 3 कॉर्नर नहीं बल्कि अब 5 कॉर्नर हो चुके हैं। तो इसमें हम लिख देंगे 5। हाउ मैनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग? और ये कह रहे हैं कि आप अगर इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो आपको कितने कॉर्नर मिलेंगे? तो सीधी सी बात है, हमें 5 ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम 3 लगा लेते हैं। जो फोल्ड करने के बाद में हमारे 2 एक्स्ट्रा बने हैं उनको हम हटा देते हैं। कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन अ सच वे दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स? यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड्स। इसका मतलब ये है कि क्या आप इस कागज़ को कुछ इस तरीके से मोड़ सकते हो कि इसके जो किनारे हों, सॉरी, इसके जो कोने हों वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ही बचें, मतलब सिर्फ़ 3 कोने ही बचे, बाकी से ज़्यादा नहीं, और आप सिर्फ़ 2 ही बार इसको फ़ोल्ड कर सकते हो। तो किसी भी पेपर को लीजिए, उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करिए कि उसके जो हमारे कोने बचे हैं वो सिर्फ़ 3 ही हों। व्हाट शेप विल यू गेट? और किस प्रकार का शेप आप पाओगे? रिपीट द एक्टिविटी विद स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। और ऊपर की जो एक्टिविटी है यही आपको स्क्वायर शेप के पेपर के साथ में भी करनी होगी। कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर शीट इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन अनचेंज? इसका मतलब ये है कि क्या आप किसी स्क्वायर शीट के हर किनारे को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स यानी कि
जो नंबर ऑफ उसके कोने हों वो हमारे सेम रहे। मतलब ये कि नॉर्मल जो हमारी स्क्वायर शेप की शीट होती है उसके हमारे 4 कोने होते हैं, आपको उसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करना होगा कि 4 के चारों कोने ही बचें। तो ये आप करने की कुछ से कोशिश करिएगा। चलिए मैं एक हिंट देता हूँ, वो है ये कि जो कोने हैं उनको पकड़िए और फिर उनको एकदम मिडिल में लाके वहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करिए। मतलब कॉर्नर को आपने उसके साइड से पकड़ा और फिर उसे मिडिल में लाके फोल्ड कर लिया और ऐसे ही करते हुए चारों कॉर्नर के साथ में कर दीजिएगा, तो आपको जो शेप मिलेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। Look at the following table and tick the names of a thing that have corners. Also count the number of edges and corners of each of them. इसका मतलब ये है कि नीचे जो हमारी टेबल दी है उसको देखिए और उन चीज़ों को टिक करिए जिनके की कॉर्नर मतलब कि हमारे कोने हैं। तो इन्होंने सबसे पहले दिया है डाइस, तो डाइस के कोने होते हैं और उसके कोने होते हैं 8। उसके बाद है बॉल, तो देखिए बॉल हमारी गोल होती है, ना ही उसका कोई कोना होता है और ना ही उसकी कोई एज मतलब कि किनारा होता है। उसके बाद है इरेजर, तो इरेजर भी हमारा काफ़ी हद तक डाइस के शेप में होता है, बस फ़र्क ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है रेक्टेंगल शेप में। तो इसमें भी हम लिखेंगे यस और हमारे नंबर ऑफ कॉर्नर भी 8 ही होंगे। फिर है एग मतलब अंडा, अंडा आपको पता है वो भी हमारा थोड़ा सा गोल शेप में आता है, तो इसमें भी हमारा नहीं होगा, तो उसमें लिखेंगे नो। फिर है शीट ऑफ अ पेपर, मतलब एक कागज़ का पन्ना या फिर कागज़ की शीट, तो हाँ उसके भी कॉर्नर होते हैं और कितने क्या कॉर्नर है वो सब आपको गिन के अपने हिसाब से लिखने होंगे। In the following figure, take those which have corners. Do these figures have curved lines? इसका मतलब ये है कि नीचे जो हमारे काफ़ी सारे आपको दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के, अब आपको इसमें उनको टिक करना है जिनके की कॉर्नर मतलब कि कोने हैं और साथ ही में आपको ये भी बताना है क्या इन चित्रों में हमारे कोई कर्व लाइन मतलब कि कोई मुड़ी हुई रेखा है। तो देखिए इसमें मुड़ी हुई रेखाएं तो मुझे काफ़ी सारी दिख रही हैं, तो आप पहले तो उन सबको ढूंढ लीजिए। उसके बाद उस फिगर को टिक करिए जिसका कि आपको कोना दिख रहा है। तो मुझे तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 फिगर दिख रहे हैं जिसमें मुझे इनके कॉर्नर्स दिख रहे हैं। अब आप मुझे आंसर में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको कितने इसमें दिख रहे हैं। Tangram. A tangram is an old Chinese puzzle. From the pieces of the talgram, we can make many shapes of animal, people, and things. At the back of the book, you will find a square like the one in the figure. Cut it out carefully and cut the pieces. This set of 5 pieces is called the 5 piece tangram. Use these 5 pieces to make following figures. इसका मतलब ये है कि आपको किताब के अंत में ऐसा एक मतलब कि शेप का कुछ दिख जाएगा, आपको उसको काट लेना है और जिस तरीके से हमारी ये बुक में दिया हुआ है उसी तरीके से आपको उसके हिस्से कर लेने हैं और इसको हम कहते हैं 5 पीस का तनग्राम, मतलब 5 हिस्सों का तनग्राम। और उस तनग्राम से मिला के आप काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के शेप और साइज बना सकते हो जो कि नीचे बने हुए हैं। और आपको ये सारे नीचे जो बने हुए हमारे शेप और साइज हैं इनको उन तनग्राम के पेपर से बनाने की कोशिश करनी होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। अब देखिए ये जो हमारा पेज है इस पेज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही तभी सॉल्व हो पाएंगे अगर मेरे पास ये तनग्राम होता, लेकिन मेरे पास बुक नहीं है तो मेरे पास ये तनग्राम भी नहीं है, तो मैं इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन तब भी मैं आपको इसके क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप खुद से इसका आंसर दे सको। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव इन योर सेट। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो तनग्राम का 5 पीस वाला तनग्राम का सेट है उसमें बताइए कि कितने हमारे त्रिभुज हैं। तो जितने भी हों वो सारे लिख दीजिए। आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, क्या सारे ही जो हमारे ट्राइंगल आपको तनग्राम में दिए हुए हैं उन सबका साइज बराबर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यूज द टू स्मॉल ट्राइंगल इन द तनग्राम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप्स। इसका मतलब ये है कि आपको जो दो सबसे छोटे तनग्राम के टुकड़े हैं उनको इस तरीके से लगाना होगा कि नीचे दिए हुए हमारे 1 2 3 में जो शेप है वैसे शेप बना सको। विच टू पीस ऑफ तनग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम फाइंड आउट। इसका मतलब ये है कि वो कौन जैसे दो हिस्से हैं तनग्राम सेट के जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टेक पीस 4 and 5 from the set and find out on which side of the triangle you can join the other pieces।
इसका मतलब ये है कि आपको पीस नंबर 4 और 5 सेट से निकाल लेना है और फिर आपको ये पता करना होगा कि इन दोनों को आप किस तरीके से लगा के एक त्रिभुज मतलब कि ट्रायंगल बना सकते हो। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस। मतलब ये कि आपको जो हिस्से दिए हुए हैं उस सेट के, उसमें आपको मैचिंग पेयर ढूंढने होंगे। तो सेट मेरे पास है नहीं तो ये वाला मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। आखिरी इसके बाद नीचे है द 7 पीस ऑफ तनग्राम। हियर इज द पिक्चर ऑफ अ 7 पीस तनग्राम। यू कैन कट आउट दीज पीसेस एंड पुट देम टुगेदर इन अ डिफरेंट वे टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप्स। इसका मतलब ये है कि ये जो चित्र दिया हुआ है ये 7 पीस मतलब 7 टुकड़ों वाले तनग्राम का दिया है और आप इन 7 टुकड़ों को काट के अपनी किताब में से निकाल सकते हो और उसके बाद इन 7 हिस्सों को कुछ इस तरीके से रखो कि कुछ बहुत ही मज़ेदार हमारे शेप बन जाएं। और ये रहे हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप जो कि हमारे 7 पीस ऑफ तनग्राम के दिए हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो ये जो शेप हैं इनको बना सकते हो। वीविंग पैटर्न्स, गोलू एंड बिनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट्स। दे सॉ मैनी रक्स दरीज। इसका मतलब ये है कि गोलू और बिनू दो बच्चे हैं जो कि अपनी आंटी के साथ में एक मार्केट मतलब कि बाजार में गए। उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारी दरियाँ मतलब कि चटाइयाँ देखी। Which geometrical shape can you identify in those borders? Draw them in your notebook. इसका मतलब ये है कि आप ऐसे कौन कौन से ज्योमेट्रिकल हमारे शेप हैं जो कि आप इनमें पहचान सकते हो। तो देखिए इसमें मुझे काफ़ी सारे शेप दिख रहे हैं जैसे कि पैरेललोग्राम दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, हेक्सागन दिख रहा है। आपको जो जो इसमें आपको अपने अब तक पढ़े हैं जैसे कि सर्कल आपने पढ़ा होगा, ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा और रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा। तो आपने जो जो भी शेप्स अब तक पढ़े हैं वो सारे शेप अगर आप इसमें से देख पा रहे हो तो उन सभी शेपों को अपनी नोटबुक में बना लो। इन एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न विच वे। इसका मतलब ये है कि क्या इनमें से कोई भी ऐसा शेप है जो अपने आप को किसी पैटर्न में रिपीट कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है तो आपको वो भी इसमें लिखना होगा। आर द शेप्स मेड ऑफ। और ये जो शेप हैं ये किस तरीके से बने हुए हैं, कर्व लाइन मुड़े हुए लाइन के, स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी लाइंस के, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन या फिर मुड़े और सीधे दोनों ही लाइन के। तो इसका आंसर तो हमारा ये होगा बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें जो आप जितने भी शेप देख रहे हो इनमें मुड़ी लाइनें भी हैं और सीधी लाइनें भी हैं। Look at your clothes, your mother's sari, shawls, rugs and matters. Can you identify some patterns? Draw them in your notebook. इसका मतलब ये कि अब आप अपने कपड़ों को देखो, अपनी मम्मी की साड़ी को देखो, आपके घर में बिछी हुई दरी या फिर शॉल को देखो और पता करने की कोशिश करो कि क्या उनमें भी कोई पैटर्न है। और अगर वो पैटर्न आपको समझ में आ जाता है तो उसे आपने अपनी नोटबुक में बना लेना है। फ्लोर पैटर्न्स। हैव यू एवर सीन ए फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइंस। इसका मतलब ये है कि क्या आपने कभी कोई ऐसी ज़मीन या फिर कोई ऐसा जगह देखी हुई है जो कि हमारी डिज़ाइन से बनी है। डू यू नो हाउ दीज डिज़ाइंस आर मेड। क्या आप जानते हो कि ये डिज़ाइंस किस तरीके से बनाई जाती हैं। दीज डिज़ाइंस आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर completely with small tiles that fit into each other without any gaps। और ये जो डिज़ाइन है ये हमारी छोटे छोटे काफ़ी सारे टाइल्स को आपस में ऐसे फिट किया जाता है जैसे कि उसमें ज़मीन के लिए कोई और गैप बचे ही ना। तो इस तरीके से हमारी ये जो छोटी बहुत डिज़ाइन है ये बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द शेप्स ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट्स फिट। इसका मतलब ये कि अब आप इन टाइल्स के शेप को देखिए और समझिए कि इनको किस तरीके से फिट किया गया होगा। और एक ही जो हमारा ऊपर पैटर्न दिया है वैसे ही बना है जिस तरीके से नीचे वाले हैं। नाउ लुक एट दिस टाइल विथ 6 साइड्स। अब आप इस टाइल को देखिए जिसके कि 6 हमारे किनारे हैं मतलब 6 हमारे साइड्स हैं। सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली विदाउट एनी गैप। और ये देखिए कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरी ज़मीन को कवर कर रखा है बिना कोई गैप छोड़े हुए। Among the following, can you match the tiles with the design that they will made on a floor? Draw a line to match। इसका मतलब ये है कि क्या आप ये जो हमारी डिज़ाइन दी हुई है उसको उस टाइल से मिला सकते हो जिनसे कि मिलके ये डिज़ाइन बनेगी। तो देखिए ये मैंने आपके लिए मिला दिया है। You can also make your own tiles and use them to make your own tile patterns. You will find some such tiles at the end of the book that you can cut out, trace the color। इसका मतलब ये है
कि आप अपने इस हिसाब से भी कुछ ऐसे टाइल बना के उनके ये खूबसूरत पैटर्न बना सकते हो और आपको कुछ ऐसे ही टाइल इस किताब के अंत में मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहो तो उस टाइल की जो पैटर्न है उसको काट कर उसमें कलर भर के उसका यूज़ कर सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न मतलब ये है कि जिस तरीके से ये पैटर्न लगा हुआ है वैसे ही आपको उसको कंप्लीट करना है। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा पैटर्न आपका बना दिया है, ये पैटर्न आगे भी ऐसे ही चलने वाला है। हालांकि जिस तरीके से मैंने पेंट किया है वो थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ आपको पता है कि मैं उंगली से पेंट करता हूँ जो कि उतने अच्छे से हो नहीं पाता है फ़ोन में। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके की डिज़ाइन बनाने की बात कर रहा हूँ। आपको इसी तरीके से डिज़ाइन आगे का जो खाली हिस्सा है वहाँ पर भी बना लेनी है। Complete this pattern. Compare it with the pattern on the page 70 which also uses six-sided shapes. What is the difference between the two? इसका मतलब ये है कि आपको ये जो नीचे पैटर्न दिख रहा है ये आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद में आपको जो पेज नंबर 70 पे पैटर्न दिया हुआ है उससे इसको मिला लेना है और फिर आपको ये बताना है कि दोनों में ही क्या फ़र्क है, मतलब क्या डिफरेंस है। इसके बाद नीचे है खुशबू एंड हरीज लिव इन आगरा वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल द फ्लोर हैड अ पैटर्न शोन बिलो। इसका मतलब ये है कि एक दिन की बात है, खुशबू और हरीश जो कि आगरा में रहते थे उन दोनों ने ही फैसला किया ताजमहल जाके देखने का। उन्होंने वहाँ ताजमहल में ज़मीन पर इस तरीके का पैटर्न देखा, तो ये आप पैटर्न देख सकते हो। I can see two different tiles in this pattern. I think only one type of a tile has been used. इसका मतलब ये कि लड़की कह रही है कि मुझे यहाँ पे दो प्रकार के टाइल दिख रहे हैं, लेकिन लड़का कह रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही प्रकार के टाइल का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें यह है कि आप क्या सोचते हो, कि आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के और कितने टाइप के हमारे टाइल इसमें यूज किए गए होंगे। अपनी कक्षा में इस पर चर्चा करो अपने दोस्तों के साथ में। टाइलिंग टाइम द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल। इसका मतलब ये है कि नीचे के जो पैटर्न है वो इस प्रकार के टाइल से बनाया गया है। इन दिस पैटर्न थ्री कलर्स हैव बीन यूज टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स। इसका मतलब ये है कि नीचे का जो पैटर्न है उसमें तीन अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि आपको ये देखने में जीने जैसा लग रहा है। बाय यूजिंग टू कलर्स इट बिकम अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ अ ब्लू एंड येलो फ्लावर्स। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके यहाँ पे इन्होंने इस पैटर्न को ब्लू और पीले रंग के फूलों जैसा बना दिया है। यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ओन पैटर्न। अब आपको नीचे अलग अलग प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन का यूज करके अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न बना लेना है। तो इसमें ये जो दो दिए हुए हैं इसमें आप अपने मन से जैसे चाहे वैसे कलाकारी कर सकते हो। Treasure hunt, Frankie and Juhi's mummy has hidden a big surprise for both of them. इसका मतलब यह है कि फ्रैंकी और जूही की मम्मी ने उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज कहीं पे छुपा के रखा है, मतलब कि बहुत बड़ा सा तोहफा कहीं पे छुपा के रखा है। बट शी वॉन्टेड देम टू फाइंड आउट थ्रू अ ट्रेजर हंट। लेकिन वो चाहती हैं कि उस तोहफे को वो दोनों एक ट्रेजर हंट मतलब कि खजाने की खोज के हिसाब से उसे ढूंढें। शी हैज़ रिटन सम इंस्ट्रक्शन हेयर। और उन्होंने नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं। कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रैंकी इन फाइंडिंग दियर गिफ्ट। मतलब ये है कि क्या आप जूही और फ्रैंकी की सहायता कर सकते हो उनका ये तोहफा ढूंढने में। तो जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला इंस्ट्रक्शन है स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री, मतलब कि सबसे बड़े पेड़ से शुरू करो। तो ये हमने सबसे बड़े पेड़ से शुरू कर दिया। गो फॉरवर्ड ऑन द पाथ, और इसी रास्ते पे सीधे जाओ। फ्रॉम द सिक्स टाइल टर्न लेफ्ट, मतलब छठे टाइल से आपको लेफ्ट मतलब कि बाएं मुड़ जाना है। आफ्टर मूविंग ए फ्यू स्टेप्स अगेन यू विल फाइंड ए प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। कुछ आगे बढ़ने पे आपको एक पौधा मिलेगा आपके राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारा पौधा आ गया। कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट, मतलब कि जो बच्चा इस पेड़ के सबसे करीब खेल रहा है उसके ड्रेस को आपको रंग देना है। तो ये बच्चा है, इसको आप रंग दीजिए। स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट, और अब उसी पौधे के आगे बढ़ जाइए। ऑन द फोर्थ टाइल टर्न लेफ्ट अगेन, अब चौथे टाइल से आपको एक बार फिर से बाएं मुड़ जाना है। ऑन द वे यू विल फाइंड ए कॉर्नर ऑफ अ फोर्थ टाइल इज ब्रोकन। आपको रास्ते में ये दिखेगा कि जो हमारा चौथा टाइल है उसका किनारा जो है वो टूटा हुआ है। You will find a bat and a ball lying on a ground. Don't pick them up, just circle them. अब आपको जहाँ पे ये टूटा हुआ कॉर्नर है वहीं पर
आपको एक बैट और बॉल ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको उठाइए मत, उस पे एक सर्कल कर दिए। तो ये हमने सर्कल कर दिया। मूव अहेड एंड टर्न राइट, अब सीधे चलो और उसके बाद अब आपको दाएं मुड़ जाना है। यू विल फाइंड ए मैंगो ट्री, अब आपको एक आम का पेड़ मिलेगा। ए फ्यू मैंगोज कैन बी सीन ऑन द ट्री, और इस पेड़ पे आप कुछ आम देख सकते हो। कलर 11 मैंगोज ऑन दिस ट्री, मतलब ये कि इस पेड़ पे जितने भी आम हैं उसमें से आपको कोई भी 11 आम चुन के उनको रंग देना है। तो ये मैंने निशान लगा दिया है 11 अलग अलग आमों पे, तो अगर आप लोग चाहो तो इनको रंग सकते हो। एंड ऑल्सो ड्रॉ ग्रासेस नियर द मैंगो ट्री, और जो आम का पेड़ है उसके आसपास कुछ घास भी उगाओ, तो ये मैंने घास उगा दी। एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथवे, और इसके बाद एक बार फिर से जो रास्ता है उस पर चलना शुरू कर दो। व्हेन यू गो स्ट्रेट यू विल फाइंड ए हाउस, और जब आप सीधे जाओगे तो आपको एक घर मिलेगा। बिहाइंड दैट हाउस देयर इज अ बैग, और उस घर के पीछे एक बैग रखा हुआ है। ओपन इट एंड यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट, उसे खोलिए, आपको उसके अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। कैन यू टेल व्हाट देयर मदर हैज केप्ट इन द बैग, इसका मतलब यह है कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी मम्मी ने बैग के अंदर क्या रखा होगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है उनकी मम्मी ने बैग के अंदर आम या फिर बैट या बॉल हो सकता है रखा हो। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.